चले जी। सो यस्टरडे वी स्टार्टेड दी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि इस चैप्टर में बेसिकली सेक्शन है, दो चैप्टर्स हैं, एक डीसी सर्किट है, एक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। और वो दोनों ही हम जो है कि एक सीक्वेंस के अंदर पढ़े होंगे। तो तब आपको पता चल जाना चाहिए कि हम डीसी सर्किट में एंटर हो चुके हैं। जब हम सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स की बात करना शुरू करते हैं तो समझ लें कि आप डीसी सर्किट के अंदर आ चुके हुए हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम डीसी सर्किट से ही इन्वॉल्व करेंगे, कुछ चीजें होंगी जो इलेक्ट्रिसिटी की डीसी सर्किट के अंदर पढ़ेंगे एज पर देयर बेस्ट प्लेस टू लर्न। सही है, तो इसलिए हम वन गो के अंदर पढ़ रहे हैं। कल क्या देखा था, कल जो चीजें देखी थी सबसे पहले उनको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, हमने करंट को कल बहुत डिटेल में समझा था। ठीक है। हमने करंट को डिफाइन किया था। हमने कहा था करंट इज बेसिकली डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम अ कंडक्टर एट अ सिंगल पॉइंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकेंड। चार्ज का यूनिट कूलम्स एंड टाइम मेजर्ड इन सेकेंड। तो मैंने कहा था कि एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट। अगर आप बोलते हो कि 1 एम्पेयर करंट जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर आपके पास 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। 2 एम्पेयर करंट का मतलब ये है कि 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज जा रहा है। अब इस वर्ड कूलम को, इस चार्ज को हम लोगों ने समझा था कि बेसिकली चार्ज है क्या चीज। तो मैंने कहा था, आपको याद होगा कि हमने डिफाइन किया था कि चार्ज इज बेसिकली डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा था? हम लोगों ने कहा था कि चार्ज होना ना होना, आना जाना, इट्स ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपके पास मूव नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से हमने कहा था जो भी चार्ज होगा, वट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज, इट वुड बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ सिंगल या फिर एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो हमने कहा था कि तो ओवरऑल चार्ज Q इज इक्वल टू n टाइम्स E। ई क्या था? ई है आपके पास 1.6 × 10⁻19, दैट इज द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। हमने इसे ग्रुप साइज का अंदाजा लगाया था। तो मैंने कहा था कि अगर एज एन आइडिया लगाया जाए तो एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखी थी एंड वी कंक्लूडेड दैट 6.25 इलेक्ट्रॉन, 6.25 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके बना रहे थे आपके पास 1 कूलम चार्ज। तो 2 कूलम चार्ज का मतलब ये किसकी डबल वैल्यू है, 3 कूलम चार्ज का मतलब प्राइस कर दें आप इसको। ठीक है। फिर हम लोगों ने चार्ज का बिहेवियर समझा था कि चार्ज बेसिकली, करंट जब हम बोलते हैं तो करंट एक्चुअली होता क्या है। मैंने कहा था करंट ऐसा नहीं है कि हमारे जहन में ऐसा पूरे जो रोड है उसके ऊपर गाड़ियां जा रही है, पाइप फ्लो में, पाइप में कोई पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, और जो कि एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। चार्ज एक्चुअली आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एटम टू एटम मूव कर रहे होते हैं। विद सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल एट अ सेम टाइम इंस्टेंट, उसे आप कहते हैं जहां चार्ज फ्लो किया था। तो हर एटम से चार्ज आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एट एवरी पॉइंट आपके पास जो करंट आएगा इन अ सिंगल कंडक्टर, इन अ सिंगल वायर, तो सेम आ रहा होगा कि जितने चार्ज यहाँ से आगे बढ़े थे उतने ही चार्ज फर्दर आगे बढ़ेंगे एंड सो ऑन। डायरेक्शन की हमने बात की थी। मैंने कहा था जनाब जो डायरेक्शन है वो आपके पास मैंने टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ट्रैवलिंग डायरेक्शन शो की हुई है, और करंट को लेफ्ट हैंड साइड दिखा रखा हुआ है। रीजन ये था कि मैंने कहा था कि हम कन्वेंशनल करंट को, कन्वेंशनल डायरेक्शन को फॉलो करते हैं जहां पर इट वाज कंसिडर्ड दैट पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग फ्लोड। सादा लफ्जों में हम ये कह देते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर की जाती है। ठीक है। लास्टली हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ करंट है, ये जस्ट फॉर एन आइडिया मैंने डिस्कस कर किया था आप लोग के साथ। मैंने कहा था कि इसका जो गहरा ताल्लुक है वो ए टू के सिलेबस से है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो आप ए टू के सिलेबस के अंदर इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे। तो वहाँ पे आप ये देखोगे कि करंट, हाउ द करंट डिफरेंशिएट्स। डायरेक्ट करंट का एक कांस्टेंट डायरेक्शन होता है, ट्रैवल एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट में द मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट्स, ऑसिलेट्स का वर्ड मैंने यूज किया था, एंड डायरेक्शन जो है वो ऑल्टरनेट करेगी पॉजिटिव नेगेटिव। वो मैंने डायरेक्शन से बताया था इस तरह फ्लो को समझने के लिए कि डायरेक्ट करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही समय में आगे ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे होते हैं अपनी जगह पे। ठीक है। फिर मैंने कहा था जनाब ये जो वेलोसिटी है डेफिनेटली इसकी कोई वैल्यू भी होती होगी, इसका कोई नाम भी दिया जाता होगा। इस वेलोसिटी को हमने नाम दिया था एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसकी पूरी एक हम लोगों ने डेरिवेशन दी थी। we conclude that drift velocity is I over n into n number of क्या कहते हैं चार्ज डेंसिटी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड ये क्यू चार्ज कैरियर का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन हमारे केस में तो 1.6 और 10⁻19 ना। जाते जाते
आपने चीजों में डिस्कस की वो ये की थी कि चार्ज फ्लो क्यों कर रहा है, इसको इसके फ्लो करने का मकसद क्या है। देखिए चार्ज के फ्लो करने का मकसद एनर्जी, देखो आपके पास जो आप कोई भी सर्किट चला रहे हैं तो सर्किट का मेन मकसद होता है कि आप एक कंपोनेंट रन करेंगे, ठीक है ना। वो कंपोनेंट कुड बी अ बल्ब, कंपोनेंट कुड बी अ साउंड बजर कंपोनेंट, सिंपल से कंपोनेंट अगर बात करूँ जनाब, आप साउंड प्ले कर रहे हैं, आप कोई लाइट बल्ब लगाया हुआ है, आपने हीटर लगाया हुआ है, कोई मैकेनिकल जो है वो कंपोनेंट फैन वेंट टाइप की कोई चीज लगाई थी आपने, तो आप एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो कुड बी लाइट एनर्जी, कुड बी साउंड एनर्जी, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स, ठीक है। अब डेफिनेटली एनर्जी क्रिएट नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, तो ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म है ये इलेक्ट्रिकल में से कन्वर्ट हो रही है आपके पास। और सर्किट बनाने का जो मेन मकसद होता है वो ये कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, ताकि हमारे पास ये जो भी अप्लायंस है वो चल जाए, राइट। अब ये एनर्जी कैसे हो रही है, कंटिन्यूस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वर्डन चाहिए मुसलसल। तो वहां से चार्ज का एक बिहेवियर समझ में आया था कि चार्ज के घूमने का एक्चुअली मकसद क्या होता है। मैंने कहा ये बहुत बड़े सर्किट का एक छोटा सा पार्ट जहाँ पे आप कहीं पीछे से चार्जेस आ रहे हैं, ये लेट से कि डायरेक्टली बैटरी पे लगा हुआ है, ठीक है। और मैंने कहा यहाँ से चार्जेस आ रहे हैं, ये बल्ब जल रहा है एंड यहाँ से चार्जेस वापस जा रहे हैं। लेकिन अगर चार्जेस को और किया जाए तो यहाँ से जो चार्जेस मैंने बनाए थे, मैंने कहा था कि ये फुल ऑफ एनर्जी नजर आ रहे हैं एंड ये एम्प्टी चार्जेस। इट मीन्स कि चार्ज का जो मेन पर्पस था वो बैटरी से एनर्जी लेकर कंपोनेंट को देना, एंड फिर जब वो एम्प्टी हो जाए तो वापस आएगा बैटरी की तरफ, बैटरी से एनर्जी वापस लेगा एंड सो ऑन, ये साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। दिस इज व्हाट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्किट इज। सर्किट के अंदर आपके पास ये ना, मैंने आखिर में कहा कि ये जो एक चार्ज एनर्जी कैरी कर रहा है इसकी एक वैल्यू है, इसकी पूरी एक साइंस है, इसकी पूरी एक डिटेल। दिस एनर्जी कैरीड बाय अ यूनिट चार्ज इज रेफर्ड एज वोल्टेज। तो आज वोल्टेज को समझेंगे बहुत डिटेल में, सुकून से, जिस तरह हम लोगों ने कल करंट को समझा, ठीक है ना। तो वोल्टेज की हेडिंग आप लोग मेरे साथ लेंगे। सबसे पहले वोल्टेज की बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कब वोल्टेज को पोटेंशियल का नाम दिया जाता है, कब वोल्टेज को ईएमएफ का, कब पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल ड्रॉप का नाम दिया जाता है, वोल्टेज को पोटेंशियल कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके जब हम वोल्टेज पढ़ रहे थे तो आते, तो हम ग्रेजुअली एक एक करके इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो बस एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा, इन अ सर्किट ओनली थिंग दैट फ्लोज इज अ करंट। ना वोल्टेज फ्लो करेगा, ना रेजिस्टेंस फ्लो करेगी, ना पावर फ्लो करेगी, ना एनर्जी फ्लो करेगी। ओनली थिंग दैट फ्लोज इन अ सर्किट इज अ चार्ज, अ करंट, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वोल्टेज की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए वोल्टेज इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, ठीक है। अब इसी बात को जरा मैथमेटिकली लिख ले। मैथमेटिकली हम वोल्टेज को रेफर करते हैं, सिंबल जो है वोल्टेज का दैट इज वी, स्केलर क्वांटिटी है। आप लिखते हो वी को वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, वर्क डन का यूनिट आपके पास जूल्स है, चार्ज का यूनिट आपके पास कूलम से कल डिस्कस किया था, एंड द यूनिट फॉर वोल्टेज इज वोल्ट्स, ठीक है। वोल्ट्स का भी सिंबल वी ही रहता है, मतलब क्वांटिटी एंड यूनिट दोनों का सिंबल वी है आपके पास, ठीक है। अच्छा, 1 वोल्ट, जिस तरह हम लोगों ने एम्पेयर को समझा था इसी तरह यहाँ पे हम इसको समझ रहे हैं कि 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल्स पर कूलम। मतलब अगर एक कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल्स का वर्णन किया जाएगा तो इसका मतलब है कि वोल्टेज वुड बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट। अगर मैं कहता हूँ 5 वोल्ट, कहीं आपके पास मेंशन है 5 वोल्ट, तो इसका मतलब ये है कि 5
वोल्ट्स का वर्णन किया गया है ऑन यूनिट चार्ज। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने मेरे साथ वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आपने कहा था कि अगर किसी भी चीज के ऊपर वर्डन किया जाता है तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर देता है, उस एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो वर्डन चार्ज के ऊपर हो रहा है दैट्स एन इलेक्ट्रिकल वर्डन। ठीक है। तो अ चार्ज स्टोर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, कितनी जितनी वर्डन की जाएगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि वर्डन is voltage is 1 volts, तो मतलब 1 joule of Verdun was done on work was done on a Coulomb charge। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 joule of electrical potential energy is stored or carried by a single Coulomb charge। ठीक है। तो सादा लफ्जों में अगर मैं बोलूँ कि जनाब वोल्टेज 5 वोल्ट है तो मतलब हर कूलम चार्ज उस सर्किट के जो कि 5 वोल्ट जिसको पोटेंशियल दिया गया था, हर कूलम चार्ज के पास जो एनर्जी थी वो 5 जूल्स की एनर्जी थी, वो 5 जूल्स का पोटेंशियल अपने अंदर स्टोर कर रखा हुआ था। तो एक और तरीके से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपके पास सेंस कॉन्सेप्ट अहम है। वर्क डन, जितना हम वर्क डन कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल वर्डन ऑन अ यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिकल वर्डन ऑन अ यूनिट चार्ज, ये क्या है, ये वोल्टेज है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल वर्डन ऑन अ यूनिट चार्ज कैन बी रेफर्ड एज इट्स मतलब चार्ज का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसको हम ज्यादातर सिर्फ पोटेंशियल से रेफर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके पास जो वोल्टेज है इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरीड बाय यूनिट चार्ज। एनर्जी कैरीड या फिर possessed बाय अ यूनिट चार्ज। ठीक है। अब इसी चीज को जरा समझे कि मैंने कहा कि वोल्टेज अगर 5 वोल्ट था तो 5 जूल्स पर कूलम, एक कूलम के अंदर थे 6.25 टेंस पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 वोल्ट्स का मतलब ये है कि 5 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कैरीड बाय अ ग्रुप ऑफ 6.25 इंटू टेंस पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। हर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो इससे कम होगी। हम एक ग्रुप की शक्ल में बात करते हैं, हम चार्ज की शक्ल में बात करेंगे तो एक चार्ज, एक कूलम चार्ज के पास कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी। ठीक है। और वोल्टेज को ही हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के नाम से रेफर कर रहे हैं, राइट ना। अब सिंस एनर्जी मतलब जो मैं बार बार एक बात कह रहा था कि आपके पास जो सर्किट है, सर्किट के अंदर वोल्टेज फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब वो यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मैंने कहा देखो, आप एनर्जी पोजेस करते हो भागते वक्त, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। आप भाग रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं भाग रही है। समझ पा रहे हैं बात को आप जरूर भाग रहे हैं, आप एनर्जी प्रोसेस कर रहे हो उस भागने की वजह से, या फिर एनर्जी प्रोसेस करने की वजह से आप गिर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड गिर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के बलबूते पे गिर रहा था। तो मैं ये बोलूंगा जनाब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ रही है। ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसकी बेसिस पे मैं ये बात कहूंगा कि चार्ज फ्लो करेगा लेकिन एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, मतलब वोल्टेज फ्लो नहीं करेगा। तो ओनली थिंग दैट फ्लोज इज करंट, नॉट दी वोल्टेज। ठीक है। क्योंकि भाई एनर्जी फ्लो नहीं करेगी आपके पास, आप भाग रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी भाग रही थी, आप रुक गए, काइनेटिक एनर्जी आपके आगे निकल गई। लेकिन सी बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो, मैंने कहा था कि जब आप वोल्टेज का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में दो फर्दर नाम आपको बताए जाते हैं। ठीक है ना।
जब भी नाम आता है वोल्टेज का, ठीक है, तो एक नाम आप इसमें पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और एक नाम आप पढ़ते हैं ईएमएफ। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, उनको देखो, ये भी थोड़ा इत्मीनान से देखो। ठीक है, चलो, ये आपके पास। अच्छा, तो मैंने कहा a voltage could be referred as EMF, EMF है आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, could be referred as इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF आप इसे कह रहे हो, ठीक है। और दूसरा आप पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से इसको जानते हैं, एक ही चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, पीडी हम इसे कह रहे होते हैं। दोनों ही वोल्टेज है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है वो इस बात को अभी समझ में आएगा। देखिए आपके पास जो एक सर्किट था, ठीक है, उस सर्किट के रेफरेंस में हम बात करेंगे। एक सर्किट के अंदर आपके पास मैंने कहा था चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, और चार्ज को एनर्जी लेनी है बैटरी से एंड देनी है कंपोनेंट्स को, फिर वापस आना है एंड सो ऑन, ये काम इसने रिपीट करना है। अब डेफिनेटली जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होगा तो उसमें चार्ज को खुद एनर्जी भी चाहिए होगी, और चार्ज खुद एनर्जी प्रोवाइड भी कर रहा होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि चार्ज के पास इनफाइनाइट एनर्जी मौजूद है और जरा उसको एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें फिर पोटेंशियल डिफरेंस और ये सारी चीजें समझ में आती है। एक सेकंड दीजिएगा, मगर एक जो कबाड़ा मैंने बिछा दिया मैं इसको सही कर दूँ, उसके बाद फिर हम इन दोनों की डेफिनेशन। तो सबसे पहले ईएमएफ की डेफिनेशन लिखेंगे हम। ओसीडी इज नॉट अ गुड थिंग, बट अगर है तो है। चले, ईएमएफ की सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सुकून से समझेंगे। देखो ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज वर्क डन on a unit charge to flow through on a unit charge to flow through complete circuit। ठीक है, या राउंड द सर्किट का भी वर्ड यूज किया जाता है, ठीक ही बात है। अब देखें, द पॉइंट इज कि मैंने एक सर्किट बनाया, ठीक है, और सर्किट बना लेने के बाद मैंने जो कॉम्पोनेंट्स लगाए हुए थे, हर कॉम्पोनेंट की एक रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू होगी कि उसका एनर्जी आउटपुट कितना है और उसको इनपुट एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे सर्किट के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, एक एयर कंडीशन लगा हुआ है, दोनों की रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी बराबर तो नहीं, अलग अलग है। तो द पॉइंट इज कि आप एसी को जो चलने के लिए रिक्वायर्ड इनपुट एनर्जी चाहिए वो आपको देनी देनी लाजमी देनी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अब मैंने एक सर्किट बनाया, मैंने कहा था एक मेरे पास कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, इस कॉम्पोनेंट को रजिस्टर कहते हैं, लेकिन रजिस्टर नहीं बना हुआ तो हम सिर्फ कॉम्पोनेंट के नाम से जानते हैं। ये एक कॉम्पोनेंट लगा हुआ कॉम्पोनेंट वन, ये एक लगा हुआ कॉम्पोनेंट टू। अब इसकी एक सर्टेन वैल्यू ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है कि जनाब हर कूलेंट चार्ज का मैं सिर्फ इतनी एनर्जी इसको दे तो ये रन करता रहेगा। एंड इसकी भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कुड बी सेम कुड बी डिफरेंट, हमें नहीं बता। अब जो चार्ज यहाँ से चलेगा उसका मोशन कुछ इस तरह का है कि उसने एनर्जी इसको भी प्रोवाइड करनी है, उसने एनर्जी इसको भी प्रोवाइड करनी है, एंड फिर वापस आना है एंड वो एनर्जी दोबारा रिफिल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि बैटरी से जब चार्ज चलेगा,
द पॉइंट, यहाँ से जब चार्ज चलेगा तो उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो इसको भी एनर्जी दे, इसको भी एनर्जी दे, एंड फिर वापस आ। ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज के पास इतनी एनर्जी थी, कम थी, लेट्स से 7 वोल्ट थी, इसको 3 वोल्ट रिक्वायर्ड थे, तो आपने 7 वोल्ट के लिए यहाँ पर जाकर के अब रुकेगा थोड़ी। ऐसा तो नहीं ना, चार्ज फ्लो, फ्लो का मकसद हम सब समझ चुके हैं, पीछे चार्जेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाने के बाद एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर ये चार्ज नहीं चलेगा तो पीछे होने वाले, मौजूद होने वाले कोई सा भी चार्ज नहीं चल रहा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि इसकी एनर्जी थी तो यहाँ से भी तुझे अपना हिसाब किताब देख लेना ना, चार्ज तो रुक गया, चार्ज रुका तो पूरी ट्रेन रुक गई है चार्जेस की। तो एक चार्ज के पास इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए कि वो इसको भी एनर्जी दे, इसको भी एनर्जी दे, फिर वापस आए एंड दोबारा एनर्जी। नाउ द क्वेश्चन है कि ये एनर्जी चार्ज को देनी पड़ेगी। तो एनर्जी स्टोर कैसे करवाते हैं, आप वर्डन करके करवाते हैं। तो जब आप एक चार्ज के ऊपर इतना वर्डन कर रखे होते हैं कि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाए कि वो पूरी सर्किट में सबको बांध बूंद के वापस आ जाए, दैट वर्डन ऑन अ चार्ज इज रेफर्ड एज ईएमएफ। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को आप ईएमएफ कहते हैं। आई ना समझ में? तो आप साधारण लफ्जों में क्या कह सकते हो, टोटल पोटेंशियल, टोटल वोल्टेज ऑफ ए सर्किट, वो ईएमएफ है। प्रोवाइड कौन कर रहा होगा इस ईएमएफ को, सर्किट का रनर कौन होता है, सर्किट का प्रोवाइडर होता है सेल, बैटरी, पावर सप्लाई, जनरेटर, सोलर सेल, जो भी आपने लगा रखे हैं यहाँ पर। तो आप ये भी कह सकते हो कि जनाब सर्किट का टोटल पोटेंशियल ईएमएफ है, सर्किट का जो सेल का जो ईएमएफ का जो भी, सॉरी, सेल, बैटरी या पावर सप्लाई का जो पोटेंशियल वैल्यू है, वो आपके पास ईएमएफ है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे सबसे पहले, साथ साथ इसमें बड़े सारे पॉइंट्स हैं। डेफिनेशन मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए डाल दी कि डेफिनेशन आपके पास ये है, इट इज प्रोवाइडेड बाय, पॉइंट हो गया आपके पास, प्रोवाइड कौन करता है, ये वेल्डन कर कौन, ये एनर्जी या वेल्डन जो भी है आपके पास, आप लिखेंगे प्रोवाइडेड बाय, बाय अ सेल, बैटरी, पावर सप्लाई, जनरेटर, जो भी पावर सोर्स लगी हुई है। ठीक है, अच्छा जी। अब द पॉइंट इज कि अगर यहाँ पे 9 वोल्ट की सेल लगा हुआ है तो मतलब सर्किट का ईएमएफ 9 वोल्ट हो गया, 18 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, सर्किट का ईएमएफ 18 हो गया, 6 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, सर्किट का ईएमएफ 6 वोल्ट हो गया। 9 वोल्ट का सेल लगा हुआ होने का मतलब ये है कि आपके पास हर चार्ज जो यहाँ से निकल रहा होगा उसके पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा वो 9 जूल्स का होगा। 9 वोल्ट की बैटरी होने का मतलब क्या है कि द बैटरी इज डूइंग 9 जूल्स का वर्डन ऑन एवरी चार्ज। चार्ज निकला, 9 जूल्स का बर्डन हुआ था, तो हर चार्ज में जो पोटेंशियल कैरी किया था वो 9 जूल्स का पोटेंशियल कैरी किया। दिस इज व्हाट ईएमएफ मींस। अब ये जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है बैटरी के अंदर, चार्ज को जब दी जा रही है तो चार्ज के पास ये एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल। ठीक है, लेकिन बैटरी खुद ये एनर्जी कहाँ से ला रही है, ये भी तो एक सवाल है। एनर्जी क्रिएट नहीं होती, मसला सारा ये है, तो हमें ये पता होना चाहिए जाता रही है, आ कहाँ से रही है और डे कौन है, मतलब वर्डन क्या है। तो बैटरी क्या हो सकती है, सेल, आपने एक ड्राई सेल का केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो या तो आपके पास ड्राई सेल होगा या फिर आपके पास वो जो बैटरी वाले वो गाड़ी वाले सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, उस टाइप के होंगे आपके पास, या फिर आपके पास कोई सोलर सेल होगा, या तो आपके पास कोई जनरेटर लगा हुआ होगा, एनीथिंग दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल। देखो बैटरी क्या कर रही है, सेल, ड्राई सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की अगर बात कर लो, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोलर सेल आपके पास सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, जनरेटर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रही है, वो और जितने भी टाइप्स के आप सेल लेकर के आ जाओ। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ईएमएफ is the particular energy carried by a charge which is converted from non-electrical to electrical। तो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट और ऐड किया, मैंने कहा ईएमएफ
is the energy of a unit charge which is converted from non-electrical to electrical. नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में जो कन्वर्ट हो जाए उसको आप ईएमएफ का नाम दे रहे हो। ठीक है। अब ये सारी बातें जानने के बाद मुझे ये बताइएगा कि ईएमएफ किसकी प्रॉपर्टी होती है। देखिए, ईएमएफ सर्किट का टोटल पोटेंशियल है, प्रोवाइड कर रहा है बैटरी, और वो बैटरी जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन ओवर हियर इज कि ये जो ईएमएफ है ये आपके पास एक सर्किट की प्रॉपर्टी है या फिर ये आपके पास एक सेल की प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईएमएफ इज इट दी प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट और दी प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल, या मतलब पावर सोर्स, जो भी सेल बैटरी जनरेटर जो भी कुछ लगा है आपने पावर सोर्स। तो ये बताइए जल्दी से, ईएमएफ किसी प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू थिंक ईएमएफ, जनाब आपको लगे सर ये सर्किट की प्रॉपर्टी है, सर ये सेल की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? जी इमरान साहब, मरियम साहब आप भी जवाब दे सकते हैं। सेल। चलिए अजलान साहब वेलकम बैक। सवाल ये था कि हमारा जो ईएमएफ है ये सर्किट की प्रॉपर्टी होती है, सेल की प्रॉपर्टी। प्रोवाइड तो सेल करता है और सेल ही नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, सारी मेहनत सेल की है। लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी है? सर्किट की है, सेल की। बजाहिर तौर पे देखने में लगता है कि सर सर्किट की सेल की प्रॉपर्टी होगी, सेल प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात ही बताएं, आप सेल भी एक कॉम्पोनेंट है सर्किट का, पता है ना आपको। अब ये सेल आप सर्किट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना बड़ा सेल चाहिए, या फिर आप सेल के हिसाब से अपना सर्किट बनाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। सर्किट इज द रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको ये अप्लायंस चलाना था, ये अप्लायंस चलाना था, ये अप्लायंस चलाना था, आपने उनके एक सर्किट के अंदर बना दिया। अब आपने देखा ना मुझे इतनी प्रॉपर्टी, इतना सॉरी एनर्जी चाहिए होगी पर यूनिट चार्ज। ये तो सर्किट पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, उस हिसाब से आप लगाओगे सेल। अभी तो बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल जो हर घर के अंदर हर घर की कहानी चल रही है, मैं उससे एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए आजकल ना हर घर में हॉट टॉपिक चल रहा है। वो हॉट टॉपिक है सोलर पैनल्स लगाने हैं भाई घर के अंदर। ठीक है ना, जहां जाओ आप किसी भी खानदान की महफिल में चले जाओ, जहाँ पे भी बिजनेस के लोग बैठे हुए हों, जहाँ दोस्त यार बैठे हुए हों, वहां पे एक ही टॉपिक चल रहा है, घर में सोलर पैनल्स लगाने हैं। सोलर पैनल्स लगने की जैसी बात होती है तो सबसे पहला सवाल ये होता है, यार तुम्हारे घर का लोड कितना है। वो बोलता है भाई जनाब इतना लोड है, दो एसी चलते हैं, एक फ्रिज चलता है, एक डीप फ्रीजर चल रहा है, इतनी लाइटें, इतने बल्ब, इतने कंप्यूटर्स हैं। तो बोलेगा ना तुम्हें इतनी सेल्स रिक्वायर्ड होंगे, तुम्हें इतनी प्लेटें रिक्वायर्ड होंगी, इतनी प्लेट रिक्वायर्ड होंगी, मतलब इतने अमाउंट ऑफ सेल चाहिए तुम, इतना ईएमएफ रिक्वायर्ड है तुम्हारा। तो सर्किट पे डिपेंड करता है कि आपने सेल कितना बड़ा लगाना है। तो ईएमएफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट इटसेल्फ, नॉट द सेल। सेल इज जस्ट द प्रोवाइडर, सेल इज जस्ट अ कंपोनेंट जो कि ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे अहम पॉइंट आपके लिखेंगे कि ईएमएफ, ईएमएफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट। सर्किट पे डिपेंड करता है ईएमएफ कितना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी होगा यार मैं बोलूंगा मेरे पास छोटे जनरेटर में घर बड़ा घर बनाएंगे, मैं घर बनाऊंगा और घर के हिसाब से भी जनरेटर लूंगा ना यार, अगर मुझे जनरेटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। चलिए ईएमएफ समझ में आ गया। सही है, ईएमएफ इज द एनर्जी जो कि चार्ज को दी जा रही है। राइट। चले अब आओ पोटेंशियल डिफरेंस की ओर। ठीक है ना। यू समझ लो कि ईएमएफ को पॉकेट मनी है जो कि आपके अब्बा आपको महीने में एक दफा देते। ठीक है ना। आपके टोटल महीने का खर्चे का अंदाजा लगा के, जो कि उनको गलत अंदाजा होगा वो sure। लेकिन आपके घर के मतलब आपका टोटल अंदाजा लगा के जनाब इतना आपका खर्चा होगा, उस हिसाब से आपको एक पॉकेट मनी दे दिया हमने।
तो आपको दे दी ना, वो ये मेथड। आप चार्ज है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, देखो यहाँ पर सर्किट की तरफ आता है। मैंने कहा 9 वोल्ट की, फॉर एग्जाम्पल 9 वोल्ट का सेल लगा हुआ था, सर्किट का ईएमएफ था 9 वोल्ट। ये सेल जो है हर गुजरते हुए चार्ज के ऊपर एक वर्डन कर रहा है 9 जूल्स का। और यहाँ से जब ये चार्जेस निकलते हैं तो हर चार्ज जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैरी करता है वो 9 जूल्स की एनर्जी कैरी करता है। लेकिन कहाँ तक, वो जरा वो याद है। अगर मैं यहाँ पर आऊं तो यहाँ से जो चार्ज चला 9 जूल्स, एक कूलम चार्ज की बात करिए, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग अ कूलम चार्ज, 9 जूल्स की बढ़ के, यहाँ पर आया 9 जूल्स, यहाँ पर आया 9 जूल्स। ये पोटेंशियल है चार्ज का जो कि 9 जूल्स इसके अंदर स्टोर हो रखा हुआ है। ये आया कंपोनेंट तक पहुंचा और 9 जूल्स। अब पोटेंशियल आ चुका हुआ है, अब कंपोनेंट आ चुका हुआ है। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट एनर्जी कंज्यूम करेगा चार्ज से लेकर के, इतनी कंज्यूम करेगा जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, और जो लेफ्ट ओवर है वो चार्ज लेकर के आगे बढ़ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा पहला कंपोनेंट था, इसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम की, और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करने के बाद मैंने कहा कि इस चार्ज के बाद, इस कंपोनेंट से गुजर जाने के बाद जो इसके पास पोटेंशियल रह गया था, दैट वाज 4 जूल्स। 4 जूल्स पर कूलम, मतलब ये एक कूलम चार्ज की बात हो रही है, हर गुजरते हुए कूलम के साथ यही कहानी हो रही है आपके पास, ठीक है। तो कंपोनेंट से पहले पोटेंशियल था 9 जूल्स पर कूलम, कंपोनेंट के बाद आपके पास पोटेंशियल था 4 जूल्स पर कूलम। तो इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट के अक्रॉस आपके पास आ गया एक पोटेंशियल डिफरेंस। कंपोनेंट के अक्रॉस आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस हमें समझ में आया वोल्टेज वो जो कि किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस खर्च, एनर्जी वो जो किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस खर्च हो रही है, ठीक है। इसी तरह एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आ जाए। मैंने कहा कि 4 जूल्स तो उसके पास एनर्जी इस पॉइंट पे थी, और यहाँ से उसने अपनी मुकम्मल एनर्जी खर्च कर दी। मुकम्मल एनर्जी क्यों खर्च कर दी? क्योंकि बेटा ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये हमने लगाई ही इस तरह थी कि इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी रिक्वायरमेंट पूरी, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आया कि सर, अच्छा पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं फिर इस पे बात करेंगे, ये अक्सर बच्चों के जहन में सवाल आता है। दो सवाल आते हैं, सर एनर्जी जीरो क्यों हो गई है, पहला सवाल। दूसरी बात, सर एनर्जी जीरो हो गई तो ये वापस कैसे जाएगा, ठीक है ना। ये दो सवाल आते हैं जो जहन में रखे होंगे, तो मैं फौरन इसके जवाब दूंगा। तो बेटा ये है आपके पास यहाँ पे, इस ने कंज्यूम किए 5 वोल्ट्स और इसने कंज्यूम किए 4 वोल्ट्स। मतलब हर गुजरते हुए कूलम चार्ज में 5 जूल्स ऑफ एनर्जी यहाँ ड्रॉप करता गया, 4 जूल ऑफ एनर्जी यहाँ ड्रॉप करता गया। तो दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज, ठीक है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं और फिर फर्दर इसके ऊपर बातें करते रहेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपके जहन में उठे होंगे, जीरो क्यों हुई, रुका क्यों नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसके जवाब भी देंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। थोड़ी डिस्कस बन जाएगी नोट्स के अंदर, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि डायग्राम के साथ साथ रहे ताकि कंपैरिजन आसान रहे चीजों का। तो हम ये रखेंगे इसको कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय a unit charge to flow through a component। इसको आगे जा करके हम और अंडरस्टैंडिंग में लिखेंगे, टू फ्लो थ्रू टू रेजिस्टिव पॉइंट्स, ठीक है ना। तो वो हम बाद में समझेंगे, जैसे कंपोनेंट के हिसाब से बात करते हैं। कंपेयर करो ईएमएफ को और पोटेंशियल डिफरेंस को। ईएमएफ में आपने लिखा था वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, यहाँ पे लिखा वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज। फर्क है, जब एनर्जी चार्ज को दी जा रही थी, जिम्मेदारी चार्ज को दी जा रही थी, दैट इज ईएमएफ।
जब चार्ज अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब्बा ने आपको पैसे दिए थे, दैट वाज ईएम। अब आप जाकर के इसको दुकान पे, कैफेटेरिया के अंदर कहीं इधर उधर ऑनलाइन में कुछ मंगवा लिया आपने, यहाँ पे आप खर्च कर रहे हो बर्गर पिज्जा के ऊपर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? चार्ज को एनर्जी दी जाएगी, ईएमएफ चार्ज एनर्जी दी जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि चार्ज उतनी ही एनर्जी खर्च करेगा जितनी उसको दी गई थी। तो लाजमी तौर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस, मल्टीपल पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे ना, अगर दो कंपोनेंट लगे हुए थे, दो पोटेंशियल डिफरेंस आ गए, चार लगे हुए थे, चार पोटेंशियल डिफरेंस आ गए, हर कंपोनेंट में पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो जितना भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ईएम। जो आपने ये पहला ये किरचॉफ सेकंड लॉ है, लेकिन मैं यहां से इसको समझा रहा हूँ, किरचॉफ में पढ़ेंगे इसको, कि आपने चार्ज को जीरो टू ही उसका जवाब देना था। देखें, आपने चार्ज को जितनी एनर्जी दी थी, चार्ज उतनी एनर्जी खर्च करेगा, ये रेस्ट बचा करके वापस नहीं लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी के ऊपर, बैटरी ने वर्डन करना है, बैटरी के ऊपर चार्ज वर्डन नहीं करेगा। तो चार्ज जीरो एनर्जी के पास इसके साथ वापस जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि जितना नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल यहाँ पे हुआ था, उतना इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल आपके पास खर्च हो जाएगा। तो आखिर में जब चार्ज लास्ट कंपोनेंट से निकलेगा तो उसके पास पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, लेकिन ये जीरो यहाँ पर एक्चुअली पोटेंशियल यहाँ से लेके यहाँ तक का जीरो है। ग्रेजुअली इन चीजों में हम डेप्थ हासिल करते चल जाएंगे, बेसिक स्टाइल से पढ़ेंगे, एंड जैसे जैसे आप सब कुछ पढ़ते चले जाओगे तो ये जो चीजें हैं ये क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। दूसरा, सर चार्ज रुका क्यों नहीं? तो देखो वही वाली बात होती है कि चार्ज इस एनर्जी की वजह से फ्लो नहीं करता। मतलब डेफिनेटली इसके फ्लो का कॉज पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, लेकिन यहां से अगर चार्ज रुक जाते हैं तो ये सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। क्योंकि चार्जेस का फ्लो क्या है? एटम टू एटम ड्रिफ्ट करना। अगर ये ही आगे नहीं बढ़ रहा तो बाकी सारे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि आपने एक दफा सर्किट ऑन किया, एक दफा सब कुछ चला फिर बंद हो गया, ऐसा तो नहीं होता। तो ये आगे से इसको एक पूरा मोटिव जो है वो क्या कहते हैं, मोशन जो है वो आपके पास चलता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि मैंने एक बात कही भी थी कि यहाँ पर आपके पास जो एनर्जी खर्च हो रही थी, जो कि एनर्जी आ रही थी, जो बर्डन हो रहा था, वो नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में हो रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे कहाँ हो रहा है? चार्ज जो यहाँ पे चार्ज की एनर्जी खर्च हो रही है, देखो यहाँ पे 9 जूल की चार्ज जूल की अब एनर्जी खर्च हो गई 5 जूल पर कूलम। ये जो एनर्जी खर्च हो रही है, किस फॉर्म की एनर्जी खर्च हुई थी? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पोजेस किया हुआ था उसने, उसके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, उसने अपनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को खर्च किया था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई किस फॉर्म में? हीटर लगा हुआ था साहब तो थर्मल फॉर्म में, बल्ब लगा हुआ था साहब तो लाइट की फॉर्म में, कोई मैकेनिकल पार्ट फैन टाइप की कोई चीज लगी हुई थी जरा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। आई बात समझ में? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी ऑफ अ चार्ज व्हिच इज कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा डिफरेंस, पहला क्या था? ऑन और बाय। दूसरा डिफरेंस क्या है? ईएमएफ था नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल, ये है इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल। ठीक है। तो एक दूसरा डिफरेंस जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वो मैं ये लिखूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस is the energy of a unit charge which is converted from, उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल। ठीक है। अब जाहिर है कि यूनिट इसका भी वोल्ट्स रहेगा, उसका भी वोल्ट्स रहेगा। आखिरी बात जो मैंने एक वो बात बताई थी कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस एक पूरी सर्किट के अंदर दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू दी क्या कहते हैं, ये लिखेंगे सम ऑफ ऑल
पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप्स एक ही बात है, इज ऑलवेज इक्वल टू दी ई एन एफ। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देख लो, मैंने कहा कि ये आपके पास ईएमएफ था, ईएमएफ को यूजली हम ई से रेफर कर रहे होंगे अपने पूरे सिलेबस के अंदर आप देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंसेस को हम वी से रेफर सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए। तो लेट्स से कि मैंने इसको कहा ये V1 था, ये आपके पास V2 था। तो जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है तो ये कि ई मतलब ई एम एफ विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से 9 वोल्ट्स बैटरी लगाई थी और कंपोनेंट्स में एक ने 5 वोल्ट्स कंज्यूम किए, एक ने 4 वोल्ट्स कंज्यूम किए। तो अब तीन चार बातें, वोल्टेज यहां से लेके यहाँ तक 5 वोल्ट नहीं चला था, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस था 5 वोल्ट। आई बात समझ में, यहाँ पे सिर्फ करंट चल रहा था। चलो, एक बड़ी जबरदस्त चीज मेरे दिमाग में आई थी कि इसको एंड करते ही मुझे ये वाला पॉइंट बताना है, और वो दोबारा आ गई, चलो कोई मसला नहीं। वो बात ये थी कि सवाल आता है कि सर अगर मैं यहाँ पे 18 वोल्ट की बैटरी लगा, इसने 5 लिया, इसने 4 लिया, 9 बचे, क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ग्रेजुअली बात और डिटेल में समझ में आएगी। अगर तुमने यहाँ पे 18 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो कंजम्पशन उनकी डबल हो जाएगी। ये 10 वोल्ट खर्च कर लेगा, ये 8 वोल्ट खर्च कर लेगा, एंड एनर्जी उतनी ही अगेन जीरो होगी। मैंने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई एनर्जी आप जितनी देंगे उतनी आगे कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास, बचनी बचानी कुछ भी नहीं है। हाँ अलबत्ता इसका नुकसान ये है कि ये खराब हो जाएगा और ये भी खराब हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि अगर आपने एक छोटी अप्लायंस के लिए बड़ा सा सोर्स लगा दे तो डेफिनेटली खराब हो जाएगा। खराब होने के पीछे इलेक्ट्रिकल टेक्निकल रीजन क्या है, एनर्जी पावर डिसिपेशन वगैरह चीजें क्या है वो आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ इतना समझना है कि अगर मैं यहाँ पे एक लार्जर बैटरी प्लेस करते हैं तो ऐसा तस्वुर में कभी ना लाइएगा कि जनाब ये इतना ही कंज्यूम करेंगे और कुछ एनर्जी बच जाएगी मेरे पास, ना बचनी बचानी कुछ भी नहीं है भाई, कॉम्पोनेंट खराब हो जाएंगे। सही है। तो वोल्टेज क्या है, आई होप यहां से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है। अब बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स रेजिस्टेंस, हम पहले वोल्टेज एंड करंट को मिला देते हैं, ठीक है ना, कि वोल्टेज एंड करंट का आपस में रिलेशन क्या था। तो देखो करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड चार्ज फ्लो करके कर क्या रहा है, चार्ज फ्लो करके एनर्जी सप्लाई कर रहा है। उसका काम ये है कि एनर्जी एक जगह से लेकर दूसरी जगह सप्लाई करेगा, फिर घूमता हुआ रहेगा। वो सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी। चार्ज को जो एनर्जी दी जा रही है दैट इज वोल्टेज, चार्ज से जो एनर्जी दी जा रही है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब करंट और चार्ज का रिलेशन क्या है, हाउ आर दे मेजर्ड, ठीक है ना, एंड इन दोनों की मतलब क्या कहानी है दोनों की आपस में, वो सारी चीजों को देखते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग करंट एंड वोल्टेज, अब इसमें दो तीन सारी चीजें होंगी जो हम एक साथ कवर करेंगे। ये समझ लें कि अब वो पार्ट है जो कि टच करता है डीसी सर्किट के कॉन्सेप्ट को, लेकिन यहाँ पे समझ लेना पुख्ता कर देगा इसको। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, चलो जी। सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट है इनकी मेजरमेंट, हाउ आर दे मेजर्ड। ठीक है, तो पहली चीज जो हम समझ रहे हैं वो मेजरमेंट है। देखो करंट है फ्लो, और फ्लो के हवाले से मैंने कल एक बात बताई थी कि जब आपसे कहा जाएगा फ्लो रेट मालूम करके दें तो आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फ्लो रेट मालूम करके देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस, एनर्जी खर्च होना इससे पहले और इसके बाद। इस पॉइंट पे कितनी खर्च हुई थी, तो आप डिफरेंस इसका निकालते हो, इससे पहले कितनी थी इसके बाद में कितनी थी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर्ड अक्रॉस 2 पॉइंट्स। ठीक है,
तो मैं एक बड़े से सर्किट का एक छोटा सा पार्ट दे करके एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन दे करके आपको समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा थोड़ा सा बस ये डायग्राम बना लूँ, फिर हम उसको समझाते हैं। अब इसमें बड़े सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो शक्लें हैं, वो आप जानते ही हैं, जल्दी से पढ़ते हैं, लेकिन मैं गाए गाए बताता रहूंगा कि कौन सा कंपोनेंट है आपके पास। एक फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये बड़े से सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें फर्दर बात ये है कि ये आगे लेट्स से कि जीरो पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है। जीरो पोटेंशियल में जीरो लिख करके नहीं बता सकता हूँ, ये यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जनाब ये ग्राउंड हुआ हुआ था फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ठीक है, तो जीरो पोटेंशियल था। अब आपके पास मैं डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, तो मैंने कहा लेट्स से कि दिस इज अ पॉइंट, अ पॉइंट, अ पॉइंट एंड अनदर पॉइंट, ठीक है ना। अब इन डिफरेंट पॉइंट्स के पोटेंशियल के चार्ज जब इस पॉइंट से गुजर रहा था तो उसका स्पेसिफिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या था, ठीक है। तो मैंने कहा हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से हम समझ रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे चार्ज का पोटेंशियल था 6 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल था 4 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल था 2 वोल्ट, और यहाँ पे पोटेंशियल था 0 वोल्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है ग्राउंड है, राइट। डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आपके पास लगे हुए हैं। इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ठीक है। अब आप जब पोटेंशियल, सबसे पहली बात, जब आप करंट मेजर कर रहे होंगे तो करंट इज ऑलवेज मेजर थ्रू। तो थ्रू का मतलब ये है कि जो आप एमीटर लगाओगे, एमीटर द डिवाइस दैट मेजर द करंट, वो आप हमेशा सर्किट का पार्ट जस्ट लाइक अ कंपोनेंट थ्रू दिस वायर लगा रहे हो। तो करंट इज ऑलवेज मेजर्ड थ्रू अ कंपोनेंट, थ्रू अ वायर, ठीक है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। बिटवीन टू पॉइंट्स किस तरह के होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक का हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हैं, लेट्स से कि आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे ए से लेके बी तक का। आपने वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया, मैं वोल्ट मीटर को एक ही उसमें लगा के दिखाऊंगा ताकि आपके पास बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी वो ना हो जाए डायग्राम। तो मैंने कहा यहाँ से ये दो पॉइंट्स है, इनके अक्रॉस ले लिया, ये दो पॉइंट्स थे, इनके अक्रॉस ले लिया। और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मीटर लगता है जिस तरह, वो मैं यहाँ इस एक कॉम्पोनेंट के अक्रॉस लगा के दिखा देता हूँ कि आपके पास पोटेंशियल मीटर लगेगा हमेशा पैरेलल में, ठीक है ना। ये आपने पोटेंशियल मीटर, सॉरी वोल्ट मीटर यहाँ लगा। क्या मैंने पहले भी कभी पोटेंशियल मीटर बोला था उसको, कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये आप सिंबल इसका वी ही रहेगा, मतलब वही आपने एक गोल दायरा, गोल दायरे के अंदर आपने वी लिख देना है, ये गोल दायरा एंड वी। इसी तरह ये हर कॉम्पोनेंट के क्रॉस होकर मैंने एक ही के क्रॉस लगा दिया था ताकि हिच पिच ना हो जाए डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड अक्रॉस टू पॉइंट्स। अब वो दो पॉइंट्स आपके पास ये दो भी हो सकते थे, वो दो पॉइंट्स आपके पास ये और ये भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि दो पॉइंट्स के दरम्यान एक ही कॉम्पोनेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक बात दिखाई थी ना कि थ्रू अ कॉम्पोनेंट, थ्रू अ कॉम्पोनेंट, थ्रू कॉम्पोनेंट्स भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स भी आ सकते हैं, सारे भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, आधे भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा जाए, पहले तो ये जो पॉइंट मैंने अहम बताया, अहम पॉइंट ये आपने अपने पास जॉट डाउन करना है, आपको लिखना है कि करंट इज ऑलवेज current is always measured through a component, a conductor, जो भी आप बोलो। मतलब जब करंट को, करंट के लिए लफ्ज यूज किया जाएगा तो आप किस तरह उसको रेफर करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि इसके अक्रॉस करंट इतना ज्यादा ना, आप ये बोलेंगे इस कंडक्टर के थ्रू, इस वायर के थ्रू, इस रेजिस्टर के थ्रू, इस बल्ब के थ्रू, इस फैन के थ्रू, इस बैटरी के थ्रू इतना करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है ना। हमेशा
करंट थ्रू बोला, वर्ड जो रेफर किया जाएगा लिख दिया जाएगा, करंट फ्लो थ्रू दिस बैटरी दिस सर्किट बोर्ड शो है। हाँ, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो क्वेश्चन ये आ सकता है, सर आप किस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ईएमएफ से पोटेंशियल? ईएमएफ से बैटरी का था, टोटल था, ठीक है ना, बैटरी का भी टोटल बोलते हैं उसे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आप जितने भी वोल्टेज मेजर किए जाएंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस है। आइए समझ में। तो आप या आप ये नहीं कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी सी में, पर वो भी बात डिनाई हो जाएगी थोड़ी देर बाद, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। है, मैंने कहा वोल्टेज is always measured always measured across the world, यूज होना है across with a single CMB across 2 points। कोई से भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। अब उन 2 पॉइंट के दरमियान एक रजिस्टर भी आ सकता है, उस पॉइंट के दरमियान दो रजिस्टर, मतलब एक कॉम्पोनेंट, दो कॉम्पोनेंट, मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आपके पास पॉइंट थे वी ए बी सी पॉइंट से। अगर मैं अब आपसे कहूँ कि वी ए बी चाहिए, बी ए बी का मतलब ये है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो वोल्टेज था, यहाँ पे पोटेंशियल था 6, यहाँ पे पोटेंशियल था 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट वुड बी 2 वोल्ट्स के। चार्ज ने यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 वोल्ट्स अपनी एनर्जी, 2 जूल्स पर कूलम एनर्जी खर्च कर दी। तो आप ये लिखेंगे जनाब 2 वोल्ट्स। अच्छा, एक और चीज ये देख रहे होगे कि दिस इज नॉट काउंटेड एज, ये काउंटेड जरूर है, लेकिन एमीटर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कंसीडर की जाती है, अज्यूम करते हुए कि इसमें जर्रा बराबर भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो जाता। जर्रा बराबर तो हो ही रहा होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जर्रा बराबर तो आगे जाकर के पढ़ेंगे कि रेजिस्टर्स वायर्स के अंदर भी हो रहा होगा, जर्रा बराबर से थोड़ा सा ज्यादा बैटरी के अंदर भी हो रहा होगा, ये बड़ी बात आगे की बात है। लेकिन आइडियल सिचुएशन अज्यूम करते हो, अगर मैं बोलूँ जनाब वी ए सी निकाल, वो कितना हो जाएगा? ए पे पोटेंशियल था 6, यहाँ पे 2, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है वो आपके पास 4 वोल्ट्स। इसी तरह आप पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप वी ए बी निकालो, वो 6 वोल्ट आएगा। आप वी बी सी निकाल रहे हो, वो 2 वोल्ट आएगा आपके पास। आप वी सी डी निकाल रहे हैं, वो आपके पास क्या कहते हैं, अगेन 2 वोल्ट आ गया। तो हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान रिकॉर्ड किया जाएगा। और यस, अगर आपके जहन में ये ख्याल आ ही चुका है तो आप सही सोच रहे हैं, हायर टू लोअर हमेशा। मतलब मैंने वी सी बी नहीं किया, मैंने वी सी ए नहीं किया, मैंने वी डी बी नहीं किया, मैंने वी डी सी नहीं किया, मैंने वी बी सी किया था, वी सी डी किया था। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ऑपोजिट कर लेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं, वोल्ट मीटर में आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा, नेगेटिव साइन मतलब आप उल्टा मेजर कर, ठीक है ना। एक तो इनकी मेजरमेंट समझ में आ रहा है। अब एक और मजेदार सी चीज समझे, एक आखिरी चीज, बहुत अहम सी चीज, लेकिन अब ये समझिए कि बड़ी हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन अगेन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये ओम्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग भी कह ले उसको, सही है। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, वो हम रिलेटिंग रिलेटिंग आई एंड बी। अब इस सारी बातों के लिए हमने एक चीज कॉमन रखी हुई है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे, लेकिन मैं रेजिस्टेंस कांस्टेंट वाला सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि कहीं आप रिकॉल करोगे रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, अभी इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। देखो पहला पॉइंट, करंट फ्लो क्यों करेगा, कहाँ करेगा, कितना करेगा। तो सबसे पहली चीज, करंट ऑलवेज फ्लो, करंट ऑलवेज फ्लो
when there is a potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा। हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन दे रहा हूँ, मैंने कहा पॉइंट्स ये थे, दो पॉइंट्स किसी बड़े से सर्किट के ये थे, ठीक है। मैंने कहा एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ का पोटेंशियल लेट से 12 वोल्ट था, यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट था, यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट था, यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट था। कैसे, बाद में समझेंगे। अभी मैंने कहा हाइपोथेटिकल सिचुएशन यस है, तो वो भी जाता है मेल फंक्शन की वजह से गलत, क्या कहते हैं आप, गलत कनेक्शन वगैरह लगाते हैं, ऐसा हो जाता है। बल्कि एक एमसीक्यू है, वहां पे ऐसा है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट फ्लो, ठीक है। अब लिखेंगे नो करंट फ्लो। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए तो आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसके बारे में बड़ी मजेदार मजेदार सी बातें भी हैं कि जनाब वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट की जो हाई टेंशन वाइर्स के ऊपर परिंदे बैठते हैं, इनको करंट क्यों नहीं लगता। परिंदे बैठते हैं दोनों पंजे एक साथ रख करके, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। वो एक पंजा रखे एक उठा दे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ का मैक्सिमम यहाँ का जीरो फ्राई हो जाएगा वहीं पे, ठीक है ना। तो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज कितना करेगा करंट, ये मैंने कहा था। अब ये ओम्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपके पास। ओम्स लॉ की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि ओम्स लॉ से हम कुछ एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं करंट एंड वोल्टेज को डिटेल में समझने के लिए। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यहाँ के लिए मैंने वो रेजिस्टेंस जीरो वाली बात, रेजिस्टेंस कांस्टेंट वाली बात लिखी थी, ठीक है। तो मैंने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वर्ड यूज नहीं किया, वरना वो एग्जैक्टली ओम्स लॉ हो जाता, एग्जैक्टली ओम कंडक्टर की बात हो जाती। यहाँ पे मैं जनरल बात कर, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपके पास ये जो है वो करंट फ्लो कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक तो सर्किट आपके पास ये था, ठीक है। दूसरा सर्किट आपके पास, मैंने दूसरा जो सर्किट तो फिर नहीं है, सर्किट के छोटे से पार्ट है, तो मैंने कहा एक ये था आपके पास, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मैंने कहा यहाँ का जो पोटेंशियल था दैट वाज लेट्स से 3 वोल्ट्स। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई इस वाले पार्ट के अंदर दैट इज 6 वोल्ट्स, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई है आपके पास 9 वोल्ट्स। अगर इसमें से गुजरने वाला करंट मैंने कहा I1 है, इसमें से गुजरने वाला करंट मैंने कहा I2 है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि जनाब I2 इज ग्रेटर देन I1। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ये याद रखना। किस कॉन्सेप्ट के तहत आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आखिरी बात, वो ये याद है कल एक बात की थी सर, चार्जेस को कैसे पता इधर ही जाना है, इधर क्यों नहीं जा रहा है, वो वाली बात। तो बात ये है कि करंट ऑलवेज फ्लो आई ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट याद है। करंट का जो फ्लो है साहब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब अगर यही दो एग्जाम्पल्स को मैं उठा करके
यहाँ ले आऊं और उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं अपने हिसाब से। मैंने कहा देखो, हाँ भाई, लाइक ये रहा। अच्छा, इसको हटा दो। अब मैंने कहा कि ये आपके पास 12 वोल्ट यहाँ पे, 6 वोल्ट। तो यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है वो आपके पास रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आपके पास हो जाएगी हायर टू लो। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। ठीक है। तो इस वजह से वहां पे जो कल हम लोगों ने चार्जेस की चीज पढ़ी थी, हमने देखा चार्जेस को, मतलब ये वाली चीज कैसे चार्जेस को कैसे पता कि कोई मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर ही क्यों जा रहे हैं, इधर कोई क्यों नहीं आ रहा, जो तो उनको पता है भाई हायर पोटेंशियल यहाँ पे, लोअर यहाँ पे, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है। जो एनर्जी खर्च होती है वो हायर एनर्जी सिस्टम से लोअर एनर्जी की तरफ खर्च होगी। आप किसी एक स्लाइड पे बैठोगे, आप नीचे जाओगे, स्लाइड के कोने में बैठ के आप ऊपर नहीं जा सकते। जिस तरह आप स्लाइड के बॉटम एंड पे बैठ करके स्लाइड के टॉप पे फ्लो करके नहीं जा सकते, इसी तरह कोई भी चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल नहीं जा सकता, एनर्जी के खर्च होने भाई। ठीक है। तो आज की अंडरस्टैंडिंग काफी डिटेल में हम लोगों ने वोल्टेज को समझी थी। ठीक है। वोल्टेज क्या है, वोल्टर ऑन अ यूनिट चार्ज, ईएमएफ क्या है, ऑन अ चार्ज पीडी बाय अ चार्ज पीडी का सम ईएमएफ के बराबर होगा। मेजरमेंट किस तरह किया जाता है, थ्रू एंड अक्रॉस, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब कल इन चीजों में कॉम्प्लिकेशन और थोड़ी सी बनाएंगे रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद। जब हम रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे, यहाँ पे भी सिर्फ रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा हुआ था, रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद ओम्स लॉ पढ़ने के बाद फिर वी आई आर, तीनों को मिला करके एक रिलेशन पढ़ेंगे। वो वी आई आर मिला करके जो एक रिलेशन पढ़ेंगे जिसे ओम्स लॉ कहते हैं, ये तुमने अपने सर्किट्स के अंदर लगाना है। मतलब जो डीसी सर्किट आप पढ़ोगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका, उसके अंदर ये सारी कॉन्सेप्ट्स आप बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के अंदर लगा रहे होगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।